हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे कमिंग एग्जामिनेशन में हमें किस पैटर्न में एमसीक्यूज आएंगे वो आज देखेंगे और 1 to 1 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और सॉल्व करते हैं एक एक करके हमारे गिवन एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला दिया है द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:2. Which of the following transaction will result in an increase in the ratio? तो इनमें कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जो रेशो को इंक्रीज करेगा? रेशो हमें दे कितना रखा है 1/2। अगर इसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0.5:1 है। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अगर कैश रिसीव्ड होगा डेटर से तो बेटा हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, कैश बढ़ जाएगा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर सामान बेच देंगे उधार तो इन्वेंट्रीज हमारी कम होंगी, लेकिन क्विक रेशो में क्विक एसेट्स में कभी भी इन्वेंट्री नहीं आती। तो अगर मैं इसको 50,000 और 1,00,000 मान लूं और मैं कह रही हूँ कि मैं इन्वेंट्री सोल्ड कर रही हूँ उधार में, तो मेरी उधारी बढ़ जाएगी। मान लो 10,000 या फिर 20,000 की उधारी बढ़ गई तो फ्रैक्शन हो जाएगा 50/120। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर हमारा होगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो वो कह रहा है कि क्विक रेशो में क्या ऐसा हो जाए जो ट्रांजेक्शन में हमारा रेशो इंक्रीज हो जाए। तो रेशो इंक्रीज कब होगा? जब हम गुड्स सोल्ड कर देंगे उधार, तो यहाँ पर रेशो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम सामान खरीदते और उधारी बढ़ जाती लेकिन हमारा सामान नहीं बढ़ता, क्योंकि इन्वेंट्री यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश, तो यहाँ पर भी कैश कम हो जाता। तो केवल हमारा ये बी पॉइंट है जहाँ पर अगर हम सामान सोल्ड कर रहे हैं तो हमारी क्रेडिटर्स उधार में सामान सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्विक रेशो इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? तो पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, ये दोनों ही ऑपरेटिंग का आइटम नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए नॉन फाइनेंस कंपनी, ये भी नहीं होगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये होगा। अगर डेटर से हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो ये वाली अमाउंट हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन एनालिसिस of financial statement is useful and significant to different users। जो हमारा एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो अलग अलग यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द फर्म्स एबिलिटी, कौन सा ऐसा यूजर है जो फर्म की एबिलिटी पे इंटरेस्टेड है? किस चीज के लिए? in order to meet their claim over a very short period of time। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं करेंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ट्रेड पेएबल, क्योंकि ये कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो शॉर्ट टर्म पीरियड वाले ऑप्शन को जस्टिफाई कर पाए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश रेशो आर कैलकुलेटेड to determine the ability of the business to service its debt in long term। तो जैसे कि बच्चों में पता है 4 तरीके के हमारे रेशो होते हैं। जो सेकेंड टाइप का रेशो होता है सॉल्वेंसी रेशो, उसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं। और जो लिक्विडिटी रेशो होता है ना, उसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर केवल सॉल्वेंसी का मतलब है लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सॉल्वेंसी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है द ट्रांजेक्शंस कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स
इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। द ट्रांजेक्शन कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड as assertion and the other labeled as reason. Pro rata allotment of shares means that the smaller number of shares allotted to each applicant according to the number of share applied by them. बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि प्रो राटा का फॉर्मूला होता है शेयर allotted divided by share applied इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो शेयर अलॉटेड में अगर हम शेयर अप्लाइड को डिवाइड कर दें, एप्लीकेशन मनी से उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रोराटा अलॉटमेंट का आंसर होता है। तो एजर्शन बिल्कुल सही है। एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का 90% नहीं होता बेटा, जितने हमने पब्लिक बुलाई है उसका 90% पब्लिक आना ही चाहिए। तो ऑथराइज तो क्या होता है, जो हमारे मैक्सिमम रजिस्टर्ड कैपिटल होते हैं जिसे हमें परमिशन मिली होती है। तो ऑथराइज का 90% नहीं होता, इश्यूड का 90% होता है। तो रीजन इज रॉन्ग बट द एजर्शन इज करेक्ट। एजर्शन बिल्कुल सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो दो वर्ड याद रखिए, इट इज गिवन ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस वाइंड अप हो रहा है तभी इसको कॉल किया जाता है। अनकॉल्ड कैपिटल जो कि तभी कॉल होती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। ये अनकॉल्ड और वाइंडिंग अप, ये दो वर्ड ऐसे हैं बच्चों जो आपको बिल्कुल बता देंगे कि इसका आंसर रिजर्व कैपिटल ही होगा। अब यहाँ देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, तो ये तो होगा ही होगा, जब मैं अभी बोल रही हूँ कि इसका ये ऑप्शन होता है। इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अभी मैंने बोला तभी ही ये यूज करते हैं जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और हमें डज नॉट वाला आंसर बताना है, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये भी बिल्कुल सही है। तो बचा क्या यहाँ पर, डी, इट कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज, क्योंकि कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए ये यूज होता है। तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज विल बी द आंसर। तो सी हमारा आंसर हुआ। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमें कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेंट्री 3 लाख है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। ऑलरेडी लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स एक्सक्लूडेड ही होते हैं हमारे इन्वेंट्री वाले पोर्शन में करेंट एसेट्स कैलकुलेट करते टाइम। तो हमारे पास इन्वेंट्री है 3 लाख की और ट्रेड रिसीवेबल है 1,10,000 का, ट्रेड पेबल है, प्रीपेड है, गुडविल है। करेंट रेशो निकालना है तो करेंट रेशो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी में दे रखा है हमें 1,80,000 का ट्रेड पेबल। अब करेंट एसेट्स निकाल लेते हैं। तो करेंट एसेट्स में हमारे पास है 3 लाख है हमारे पास, ट्रेड 1,10,000 का ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास, और हमारे पास 40,000 का प्रीपेड भी है। तो 3 लाख 4 लाख 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000, 2 जीरो चले गए, 45 को 18 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 मतलब 36 और ये बच्चा 9, तो आंसर हो गया 2.5:1। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। रफ साइड मतलब जहाँ पर आप अटेंड कर रहे हैं उसी पेज को हाफ में डिवाइड करके रफ मेंशन करके वहीं कैलकुलेशन करते जाना, या एक सेपरेट पेज को रफ पेज बनाना बेटा और उसको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं।
अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करेंट रेशियो इज, कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कम कर देता है? तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को ये तो बढ़ा देगा अगर डिबेंचर लेते हैं, पहली बात तो ये कुछ अफेक्ट ही नहीं डालेगा क्योंकि ये कंसिडरेशन है और कंसिडरेशन हमारे रेशियो को ना इंक्रीज करता ना डिक्रीज करता, नो इफेक्ट। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये तो हमारे रेशियो को बढ़ा देगा क्योंकि शेयर्स कम हो जाएंगे तो रेशियो बढ़ जाएगा। और इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बिल्कुल सही, डेब्ट अपॉन इक्विटी इसका फॉर्मूला होता है ना, तो अगर आप इशू इक्विटी करेंगे तो अगर आपके इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, हाँ रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कैश में हमारी एसेट्स बढ़ जाएंगी तो हमारा आंसर होगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, सी विल बी द आंसर। याद रखना कभी भी कोई डिबेंचर या शेयर इशू करोगे कंसिडरेशन में तो वो हमारे नो इफेक्ट डालेगा, ना इनफ्लो होगा ही नहीं ना आउटफ्लो होगा, इवन इसका आंसर ऐसे पॉइंट में नो फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज पूछ रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का और इंक्रीज पूछ रहे हैं करेंट रेशियो का, तो आंसर होगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स निकालो, मतलब नॉन करेंट एसेट्स निकलवा रहे हैं, करेंट एसेट्स हमें गिवन है, प्रोप्राइटरी रेशियो है हमारा 0.8:1, अगर इसको वैल्यू दे दूं तो मैं बोल सकती हूं इसको कि हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है, एक मिनट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं। देखो प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.8/1 और इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है ना। अब इक्विटी हमारा ये 7 और 3 दोनों को ऐड करके इक्विटी आ जाएगा 10 लाख का, 10 लाख का इक्विटी आ गया बच्चों, तो हमारे पास टोटल एसेट्स हो जाएंगी 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, हटा के 0 बढ़ा दिया 8 1 जा 8, 2 आ गया, 8 2 जा 16, 4 आ गया, 5 जा 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 12,50,000। अब टोटल एसेट्स 12,50,000 है, करंट एसेट्स 1,50,000 है। टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स को अगर बाहर निकाल देंगे बच्चों तो आंसर क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स, तो बी विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड इज कैरिंग ऑन अ म्यूचुअल फंड बिजनेस, एक म्यूचुअल फंड बिजनेस कैरी कर रहा है एक्स लिमिटेड, इन्वेस्टेड 20 लाख इन शेयर, उसने इन्वेस्ट किया है 20 लाख शेयर्स में एंड 8 लाख डिवेंचर्स में ड्यूरिंग द ईयर, इट रिसीव्ड 1,20,000 एज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर रहा है और 20 लाख उसने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, तो शेयर्स तो हमारे फाइनेंसिंग में आते हैं, एंड 8 लाख इन डिवेंचर्स ऑफ वेरियस कंपनीज, तो ये भी वैल्यू हमारी नहीं आएगी। इट रिसीव्ड 8,20,000 एज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर उसने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में तो अगर उसको इंटरेस्ट और डिविडेंड है ये वाली वैल्यू भी यहाँ नहीं आएगी, तो फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो फ्लो, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो फ्लो। आगे बढ़ जाते हैं। While preparing cash flow statement, where would you show cash withdraw from bank? आप कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक कहाँ दिखाओगे? तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश का विड्रॉ करना या कैश को डिपॉजिट करना बैंक में, ये हमारे लिए नो फ्लो होता है, तो यहाँ लिखेंगे नो फ्लो, मतलब आपको ऑप्शन दिया होगा और आप लिखेंगे नो फ्लो। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है, इन्वेंट्री 5 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकलवा रहे हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से।
तो गौर से देखो तो ये आईटीआर पे फोकस कर रहे हैं, तो आईटीआर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर दे रखा है हमें 5, कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट का 25%। प्रॉफिट हमारा सेल पे ही लगता है बेटा। तो 8 लाख का ये हो गया हमारा प्रॉफिट 2 लाख। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी बच्चों 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो 1,20,000 की हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो अगर ओपनिंग को x मान लो तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1,20,000। 2x प्लस 20,000 इज इक्वल टू 2,40,000। 2x इज इक्वल टू 2,20,000 और x इज इक्वल टू 1,10,000। ये x मतलब ओपनिंग निकल के आ गया हमारा 1,10,000, क्लोजिंग उससे 20,000 ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा C मतलब 1,30,000 विल बी द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज एजर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। पढ़ लेते हैं इस एजर्शन को। वो कह रहा है कि ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन P&L एप्रोविएशन अकाउंट। जो ट्रांसफर टू रिजर्व है वो P&L एप्रोविएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजन, रिजर्व्स आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल गलत है कि रिजर्व्स कभी भी चार्ज नहीं होते हैं प्रॉफिट। लेकिन जो हमारा P&L एप्रोविएशन अकाउंट है उसमें डेबिट साइड हम रिजर्व दिखाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा A इज करेक्ट बट R इज रॉन्ग, देन द ऑप्शन विल बी A, देन द ऑप्शन विल बी A। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसे पढ़ते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं इन द फर्म एट द टाइम ऑफ C's रिटायरमेंट। A टेक्स ओवर फर्नीचर ऑफ 50,000। रिटायरमेंट के टाइम पर A ने फर्नीचर ले लिया 50,000 का 40,000 में। तो अंडरस्टूड है कि उसने फर्नीचर लिया है, तो एंट्री हमारी यहाँ पर जो 50 की चीज है वो 40 का ले रहा है, तो 10,000 का फर्म को लॉस हो रहा है। तो 10,000 का फर्म को लॉस हो रहा है और लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 का डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन है ही नहीं, यहाँ पर है रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन हमारे पास वैल्यू है, डेबिट किया है उन्होंने ए के वैल्यू को 40,000 और डेबिट किया है उन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को 10,000 और क्रेडिट किया है सी के कैपिटल अकाउंट को, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको क्रेडिट करना पड़ेगा फर्नीचर को, क्योंकि फर्नीचर ही लिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये सही था, बट क्रेडिट पोर्शन गलत है बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर रिवैल्यूएशन है ही नहीं, तो एंट्री नहीं होगी, तो डी बचा एंट्री होगी। ए को कैपिटल को डेबिट किया है 40, बिल्कुल सही। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है 10,000, बिल्कुल सही। टू फर्नीचर अकाउंट 50,000। अगर ये एंट्री आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद हो, तो जब लॉन्ग क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं चैप्टर एडमिशन में, तो अगर कोई भी पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो हम डेबिट साइड टू एसेट के नाम से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक केस बेस्ड हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और उससे बेस्ड फिर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सिचुएशन को पढ़ के 9 और 10 क्वेश्चन का आंसर दो। और डिविजिबल प्रॉफिट पूछ रहे हैं हर्षित का, और बैलेंस कैपिटल का पूछ रहे हैं किसका, राहुल का। तो यहाँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से काम चलेगा और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो बना लेते हैं पहले इसका फॉर्मेट, और हर्षित के कैपिटल की जरूरत है तो हर्षित पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,17,600 का, और एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, वाइल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8%। ड्रॉइंग ऑफ द ईयर 31 मार्च
हर्षित विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम कैपिटल एंड 1 अक्टूबर on 1 October and drawings of Krishna and Rahul will be 30,000 each। तो पहले ड्राइंग निकाल लेते हैं बेटा। ड्राइंग से हमारी 30,000 की, 30,000 पे आईओडी 8% लगेगा और जब टाइम ना बताया हो तो 6 महीने मानते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 1200 यहाँ और 1200 यहाँ, मतलब ड्राइंग्स मैंने यहाँ लिख दी, आईओडी और यहाँ नेट प्रॉफिट। अगर हम आईओसी की बात करें तो हमारे हर्षित के पास 5 लाख का कैपिटल था और उसने 6 महीने बाद 1 लाख निकाल लिया, तो 5 लाख का 6 महीना और 6%, ये आ गया हमारा 3, 2 0 से 2 0 और 15,000 यहाँ पर कैपिटल। उसके बाद अगले 6 महीने में जब 1 लाख निकाल लिया तो 4 लाख 6 महीना और 6%, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 0, 12,000, 15 और 12 हो गए बच्चों हमारे 27,000, है ना। अब 4 लाख का 6% करोगे, जब 4 लाख का 6% करोगे तो 24,000 आ जाएगा और जब आप 1 लाख का 6% करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 6,000। और कुछ भी नहीं दे रखा है तो वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 0 4 3 6 7 8 9 10 का 0 कैरी 1, 8 9 10 का 0 कैरी 1 और ये हो गया 42 लाख। इनका एडिशन 0 0 0 10 17 का 7 कैरी 1, 57,000 को माइनस करेंगे तो 0 0 0 ये आ गया 3, 11 में से ये आ गया 6, 363,000 और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई आंसर निकालो किसका, हर्षित का, और कोई रेशो नहीं है तो इक्वल मानेंगे तो अपॉन 2 कर देंगे तो 121,000, द आंसर विल बी सी। अब राहुल का कैपिटल पूछ रहे हैं तो वो तो कैपिटल अकाउंट से ही निकलेगा, तो मैं केवल राहुल का हिस्सा दिखा रही हूं आपको आंसर निकालने के लिए। तो राहुल का कैपिटल है हम पे 1 लाख का, राहुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6,000 का, राहुल की ड्राइंग्स थी 30,000 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी 1200 की और राहुल का प्रॉफिट में शेयरिंग था 1/3 करेंगे ना यहाँ पर 1 to 1 क्योंकि 3 पार्टनर है, वो हो गया हमारा 1,21,000। तो प्रॉफिट ले लिया, आईओसी में हिस्सा ले लिया, कैपिटल ले लिया, ड्राइंग्स ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया। 0 0 0 6 और 1 7, ये हो गया 2,27,000। 2,27,000 में से 31,200 को माइनस करेंगे 0 0 8, 6 में से 1 गया बेटा ये 5 आ गया, 12 में से 3 गया 9 और ये हो गया हमारा 195,800, द आंसर विल बी डी। 195,800, द आंसर विल बी डी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो कह रहे हैं आयुष ने विड्रॉ किए हैं फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 3,900। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 6%, द टोटल ड्रॉइंग विल बी। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर 3,900 गिवन है, टोटल ड्रॉइंग्स निकालने को बोल रहे हैं इनटू रेट दे रखा है हमें 6/100, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 6.5/12, यहाँ पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 20 हो गया, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई 3,900 इक्वल्स टू TD इंटू 13 डिवाइडेड बाय 400। नाउ TD इज इक्वल टू 3,900, रेसिप्रोकेट करेंगे 400/13, 13 को सिंप्लीफाई करेंगे 13 3 जा 39, तो ये हो गया बेटा 300 इंटू 400 इक्वल्स टू 12,20,20, तो 1,20,000 विल बी द आंसर।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो बी आंसर के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी सी तीन पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स हैं, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ है। ओल्ड रेशो दे रखा है और ओल्ड रेशो इक्वल है। न्यू रेशो दे रखा है 4:3:2। गुडविल दे रखी है फर्म की 4.5 लाख। कह रहे हैं इसमें सही एंट्री क्या होगी, तो 1 1 और 1 1/3 1/3 1/3 4 5 6 7 8 9 4/9 3/9 और 2/9। इसमें इसका आंसर तो 0 हो जाएगा ना। 1/3 माइनस 4/9, ये 9 आ गया, ये हो गया 3 - 4 इक्वल्स टू -1/9। तो इट्स अगेन, तो जल्दी से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए का गेन आ गया, तो इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। अब 4.5 लाख का अगर मैं 1/9 निकालती हूँ तो 50,000 आंसर होना चाहिए। तो आंसर विल बी डी। तो आंसर विल बी डी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू 60,000, पेटेंट ऑफ बुक वैल्यू 20,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ दीज एसेट दे विल बी रियलाइज्ड एट। अगर कुछ भी ना दिया हो तो क्या रियलाइज किया जाएगा, क्या सोल्ड किया जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स को कभी भी रियलाइज नहीं करते हैं बच्चों, लेकिन टेंजेबल को फुल वैल्यू से रियलाइज करते हैं। तो आंसर विल बी बी। अगर आगे बढ़ते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है, हम बैंक ओवरड्राफ्ट पुट कर देते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पर हम सारी लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं। तो आंसर विल बी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अगर वो कहते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट हम पे कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन आता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल हम कहाँ लिखेंगे, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड इसको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 2:1, कैपिटल है 3 और 2, आईओसी दे रखा है 9% और इनका नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000। आईओसी कितनी होगी, तो यहाँ पर गौर से देखें तो नेट प्रॉफिट 30,000 है, कैपिटल 6 लाख का 9%, 3 लाख का अगर 9% करोगे बच्चों तो आंसर हो जाएगा 27,000, और दूसरे का हो जाएगा 9% से 18,000। तो गौर से देखो, देने वाला पैसा ज्यादा और नेट प्रॉफिट कम है, तो इसको कैसे पे करेंगे, बाय द क्लेम रेशो। क्लेम रेशो निकलेगा हमारा यहाँ पर, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 से करेंगे तो ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3:2। तो यहाँ पर 30,000 को 3:2 से देंगे, मतलब अगर देखें तो 18,000 और 12,000, तो 18,000 और 12,000 में हमारा सी आंसर हो गया। तो द आंसर विल बी सी, मतलब एक्स को क्लेम रेशो मिलेगा 18 का और वाई को क्लेम रेशो मिलेगा 12,000 का। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी ब्रिंग 1,50,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स इज 550 एंड आउटसाइड लायबिलिटी 70। हिडन गुडविल निकालना है, तो हिडन गुडविल निकालने के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। 1/5 इक्वल्स टू 1,50,000, तो टोटल कैपिटल आ गया बच्चों 7,50,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसको प्रॉपर स्टेप में मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये एमसीक्यूज हैं और बच्चे ऑलरेडी इसको लॉन्ग में सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग विदाउट शोइंग द वर्किंग नोट इसको अटेंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारा 7.5 लाख का आंसर आ गया। 1/5 अगर 1.5 लाख के बराबर है तो टोटल वैल्यू 7.5 लाख होगी। और दूसरे स्टेप में हमारा फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स हमें दे रखी है 5.5, उसमें 70 को माइनस करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगी हमारी 480। 480 में 1,50,000 का कैपिटल न्यू पार्टनर का ऐड कर देंगे, तो 8 9 10 11 12 13 का 3 कैरी 1 5 और 1 6,
6,30,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 1,20,000। नाउ द सी विल बी द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा, अगर एक्स फॉरफीट कर रहा है 1,000 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 ईच आफ्टर इशू 600 ऑफ दी शेयर, आफ्टर रीशू ऑफ 600 ऑफ दी शेयर। अच्छा सर रीशू करें 600 शेयर, 3,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर रीशू फॉर कितने के शेयर रीशू हुए हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं नॉट फुल रीशू का, टोटल अमाउंट फॉरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कैपिटल रिजर्व, है ना। तो टोटल अमाउंट फॉरफीटेड मतलब जो पैसा हमें मिल गया, अगर 3 रुपए का पेमेंट 10 में नहीं आया है तो 7 का पेमेंट आ गया होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7,000। नंबर ऑफ शेयर है बेटा जो फॉरफीट हुए हैं 1,000, री इश्यू हुए हैं 600, डिस्काउंट पता नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व के 3,000 हमें पता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से ये 0 गया, 4200 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 3,000। नाउ डिस्काउंट इज इक्वल टू 1,200, मतलब 4200 में तो 3,000 गया 1,200। डिस्काउंट नहीं पूछ रहे हैं बच्चों, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारी वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम निकाल लेते हैं। हमारी रीइश्यू की एंट्री होती है, बैंक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप इसको, लेकिन मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 600 को 10 से करेंगे 6,000 हो जाएगा, नहीं हाँ बिल्कुल सही, 600 को 10 से करेंगे 6,000 हो जाएगा। डिस्काउंट में आ गया हमारा 1,200, तो 4,800 विल बी द आंसर विल बी बी। देख लेना, अगर वो डिस्काउंट पूछेंगे तो 1,200, लेकिन यहाँ रीइश्यू पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 4,800। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा an unrecorded assets of 55,000 was given to the unrecorded creditors। मतलब हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड हमारे एसेट्स थे 55,000 के, और हमने उसे एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को दे दिए 50,000। इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 40,000, हमने 40,000 का क्लेम एडजस्ट कर दिया। एंड द बैलेंस वाज पेड टू हिम आफ्टर डिडक्शन 10% डिस्काउंट, और जो बैलेंस था वो हमने 10% डिस्काउंट में कर दिया। मतलब क्लेम हमने एडजस्ट किया है 40 का, तो क्लेम बचा था हम पे अभी देने वाला कितना 10,000 का, 10% इसमें डिडक्ट करेंगे तो 1,000 डिडक्ट हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 9,000। तो आंसर इन दोनों में से आएगा बी या डी में से, है ना। अब वो कह रहे हैं बैलेंस वाज पेड टू हिम, पेड टू हिम इसका मतलब फर्म ने पे किया है, फर्म ने पे किया है तो क्रेडिट में 9,000 आएगा, तो आंसर हो जाएगा डी में डेबिटेड क्रेडिटेड बाय 9,000। जब भी फर्म पे करती है तो टू बैंक क्रेडिट में आता है, फर्म के पास पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्रेडिटेड बाय 9,000। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमें क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से एट पार, पेमेंट 3 का एप्लीकेशन, 2 की अलॉटमेंट, 4 की फर्स्ट कॉल और 1 की फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन 65,000 की हमें रिसीव हुई है और 15,000 रिजेक्ट हो गए, बाकी 50 का प्रोराटा कर दिया। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश और फर्स्ट कॉल, उसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल में देखिए तो हम पे ओवर सब्सक्राइब्ड वैल्यू कितनी है 65, और हमने बुलाए कितने थे 20,000, 15,000 हमारे रिजेक्ट हो गए मतलब नील हो गए, तो हमारे यहाँ पर वैल्यू बची 0 0 0, और ये हो गया हमारा 0, और ये हो गया बेटा हमारा 50,000। तो 50,000 यहाँ आ गया, नील हो गया, तो यहाँ पर हुआ हमारा 20,000। तो 50 15 20 नील, यहाँ हो गया 20। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में अगर यहाँ पर
एप्लीकेशन से जो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो बच्चों यहाँ हो गया हमारा 1.5 लाख, 15 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 45,000। यहाँ आएगा शेयर कैपिटल और इसको भी अगर 3 से करेंगे तो ये हो गया 60। नाउ नील कैटेगरी डायरेक्टली बैंक में चली जाती है और एडजस्ट सब में करवा रहे हैं, अलॉट में भी और कॉल में भी। तो अगर शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो 90,000 यहाँ आने चाहिए, बट 90 की जगह कहाँ है बच्चों? 20,000 को अगर 2 रुपए से मल्टीप्लाई करते हो तो 40,000 रुपए तक की जगह है। तो शेयर कॉल में एडजस्ट हो जाएंगे हमारे 90 में से बचे हुए 50,000। अगर कॉल की एंट्री करें तो 20,000 को 4 से मतलब 80,000 की एंट्री होनी चाहिए। पहले से हमें 50,000 मिल गए हैं तो कितना रुपया हमारे रिसीव कैश में होगा फर्स्ट कॉल में? तो आंसर हो जाएगा 30,000। इसको 2 बार रिपीट करके कम से कम देखना अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छे से समझ पाएंगे तो वहां आंसर भी इजीली निकाल पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कंपनी ने ऑफर करे हैं 60,000 शेयर 10 टू द पब्लिक। अप्लाई हुआ था 1 लाख शेयर्स। कंपनी ने प्रोराटा कराया 3:2 में। रिमेनिंग एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड एंड रिफंडेड टू एप्लीकेंट। हाउ मेनी शेयर विल बी कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी? कितने को कंपनी रिफंड करेगी? ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा पॉइंट है। कंपनी ने अप्लाई किए हैं कितने? कंपनी ने अप्लाई किए हैं 10,000 नहीं 1 लाख, सॉरी 1 लाख अप्लाई किए हैं और कंपनी ने ऑफर किए हैं 60,000। A company made prorata of 3:2 and remaining application was rejected। कुछ रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर 60,000 ही होगा। अगर इस 60,000 का आप 3:2 करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 30, मतलब 90,000 आ जाएगा। तो 10,000 हमारे रिफंड हो जाएंगे। तो कह रहे हैं हाउ मेनी शेयर डिड द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन? तो 10,000 शेयर कंपनी ने रिफंड कर दिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर स्टार्टिंग में इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन दे दें तो आप इजीली उसे कर पाएंगे अगर ये क्वेश्चन समझते हैं तो। क्वेश्चन कह रहा है डिसोल्यूट किया है रूप ब्रदर्स ने एंड कैपिटल दे रखा है उनका 1.5 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी 35 है, कैश बैलेंस 8 है, P&L डेबिट है 7, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लॉस दे रखा है 5 और 25। अच्छा, एसेट रियलाइज नहीं पता तो उसके लिए आपको पहले एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कैश है आपके पास 8,000 का, P&L डेबिट दे रखा है हमें 7,000 का, कैपिटल है हमारे पास 1.5 लाख की और एक्सटर्नल दे रखा है 35,000। दोनों को ऐड करेंगे 5 और ये हो गया 15, 16, 18 का। इसमें से 0, 0, 0 और 15,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो गई 1,70,000 की एसेट की, जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ब्रॉट डाउन करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई 35,000 जो सेकंड स्टेप में लिखते हैं। रियलाइजेशन कैश का एसेट रियलाइज हमें नहीं पता है, यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000। लाइबिलिटी यहाँ पर पे करेंगे हम 35,000 और रियलाइजेशन का लॉस दे रखा है हमें 25,000। आंसर करेंगे 35 और 5 40, 1 70 और 40 मतलब 2 10। 2 10 को ही यहाँ लेंगे और ये हो गया हमारा 35, 40, 50, 60 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000 विल बी द आंसर। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया एसेट रियलाइज का 1,50,000। ये सारी चीजें आप तभी कमांड ला पाएंगे बच्चों जब आपके पास ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को लॉन्ग में करने की अच्छी हैबिट हो चुकी होगी। कंपनी ने फोरफिट करे हैं 3,000 शेयर 10 के अकॉर्डिंग ऑन विच 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड। मतलब इसका मतलब 4 का पेमेंट आ गया, क्योंकि प्रीमियम को हम नहीं लेते हैं अगर शेयर में वो पेमेंट मिल गया हो तो।
आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1। अगर 1 का डिस्काउंट हो गया तो कितने के शेयर बचे बेटा? 3। तो अगर हमें नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड पूछ रहा है तो आसान है, 6000 में अगर हम 3 को सिंप्लीफाई कर दें तो आंसर हो जाएगा 2000 शेयर्स। एक बार फिर से सुन लेते हैं, हमारे शेयर हैं 5, 5 में 1 की प्रीमियम तो 4 बचा, डिस्काउंट का अगर हम 1 माइनस कर दें तो वैल्यू आई 3। नंबर ऑफ शेयर्स हमें बता ही रखे हैं जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुए हैं, तो 6000 में अगर हम 3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 2000। ये एक शॉर्टकट बताया है ताकि इससे एग्जाम में आप जल्दी आंसर निकाल पाए। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 18 और 20 की कैपिटल है, 10,000 रुपया गुडविल है, फर्म का जेड लेकर आया है। ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल बताना है उसका, तो उसके लिए छोटा सा आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देती हूँ। अगर हम एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो देखो कैसे बनाएंगे। हमने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और 3 पार्टनर को यहाँ दिखाया एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। अगर कैपिटल की बात करें तो 18, 20, प्रपोर्शनेट कैपिटल जो ये लाया है वो 10 का है, रेशो कुछ भी नहीं बताया है तो हम इक्वल मानेंगे, 5000 यहाँ और 5000 यहाँ। ऐड करें 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 और यही बैलेंस यहाँ आएगा तो यहाँ का बैलेंस भी 23 और 25 आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल 23,000 हो गई बच्चों और 25,000 हो गई। ऐड करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 48,000। जब 1/3 नया पार्टनर लाया है तो ये हमारे 2/3 के बराबर होगी। पूरी वैल्यू निकालने के लिए 3/2 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 72,000, मतलब 72,000। लेकिन हमें तो केवल नए पार्टनर का हिस्सा चाहिए ना, 1/3, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा तो 24,000 विल बी द आंसर। ये रहा ए, मुझे लगा 24,000 ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, तो 24,000 विल बी द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगर कोई भी सॉल्यूशंस आपको फास्ट लग रहे हो तो बस आप प्लीज उसको रिपीट कर लेना बच्चों, क्योंकि 60 MCQs हैं, टाइम पर उसे कंप्लीट कराना है। लेकिन ऐसे भी कंप्लीट नहीं कराना कि बच्चों को समझ ना आए, तो आप उससे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको जरूर रिप्लाई करूंगी और यहाँ पर भी उसे रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो अगला है ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं और वो कह रहे हैं कि बी विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, आईओडी चार्ज 15%, एट द एंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग्स वाज 9,000। अच्छा, आईओडी हमें ऑलरेडी 9,000 गिवन है, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट है हमारे पास 15/100 इनटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 होता है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 और एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5/12। इसको हटा के 0 बढ़ा देंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। 9,000 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 9 जा 45 का 5 कैरी 4 और ये हो गया 135 और यहाँ हो जाएगा हमारा 200 और 18 1 2 3 4 5 135 से सिंप्लीफाई करेंगे और 5 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 16 17 18, 6 जा 30, 1 2 3 4, 3,60,000। 27 को 3,60,000 से सिंप्लीफाई करेंगे, 27 ये हो गया 90,000 और 27 3 जा 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 8 9 10 9, 27 को 3 से, 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, 81 3
fixed amount at the end of every quarter. Interest on drawing is charged at the end of every year. Interest on B's drawings amounting to 9,000. एक बार फिर से सिंप्लीफाई करते हैं इसको बेटा। अगर हमारे पास आईओटी दे रखा है 9,000 इक्वल्स टू, टोटल ड्राइंग्स निकलवा रहे हैं, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट दे रखा है हमें 15% इनटू टाइम है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, जो कि हो जाएगा 4.5/12। और ये पॉइंट हटा के हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 9 जा 5 2 जा 10 00, और जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 जा 15 5 4 जा 20, ठीक है ना। 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब हो गया हमारा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया इसका। TD इंटू 9 1 जा 9, और ये हो गया हमारा 40, ये हो गया 160। नाउ TD इक्वल्स टू 9,000 इंटू 160/9, ये हो गया 1,000, तो 160 और 3 0 1,60,000 पर क्वार्टर निकालना है। तो एक साल में 4 बार क्वार्टर आते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, मतलब 40,000 पर क्वार्टर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो, बिल्कुल भी नहीं। कमीशन बिल्कुल भी नहीं। सैलरी बिल्कुल भी नहीं। आईओसी बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन एडवांस। केवल आईओसी मिलता है, आईओएल मिलता है, वो भी 6%। तो ओनली 3 विल बी द आंसर, मतलब ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जी एस और टी आर पार्टनर 3 to 1, जी रिटायर्ड टूवर्ड्स द फर्म इंक्लूडिंग कैपिटल बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, गेन सब मिला के 580, लेकिन उसको फर्म ने पे कर दिए 7 लाख। एडिशनली कितना रुपया दे दिया? 1,20,000। एस वॉज डेबिटेड फॉर 40,000, एस को हमने डेबिट कर दिया 40,000। डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म, हमें गुडविल निकालनी है फर्म की। तो हमारे जी का हिस्सा कितना है? 3/3 4 5 6, और हमारी जब जी की बात करेंगे तो 3 4 5 6 मतलब 3/6। 3/6 अगर 1,20,000 के बराबर है, तो 1,20,000 इंटू 2/1, तो आंसर विल बी 2,40,000। मुझे लगता है बच्चों को बात समझ आ गई होगी। अगर जो पैसा फर्म ने देना है उससे ज़्यादा फर्म पे कर रही है रिटायरिंग पार्टनर को, तो वो जो एडिशनल अमाउंट होती है ना बच्चों, उसे हिडन गुडविल कहते हैं। यदि हिडन गुडविल 1/20 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और जी जो रिटायर हुआ है उसका हिस्सा है 3 to 1 में 3/6 उसका हिस्सा है, और 3/6 अगर 1/20 के बराबर है तो पूरा हिस्सा कितना होगा? फर्म की गुडविल कितनी होगी? 6/3, मतलब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 2,40,000 आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 3 पार्टनर है, और चारू की गारंटी ली गई है कि वो 8,000 लाएगी, बल्कि फर्म को लॉस हो गया, तो 8 और 5 कितने हो गए? 13,000। अगर कोई रेशो नहीं बताया है तो फर्म कितना बियर करेंगे? आधा आधा, मतलब इक्वल। जब कोई रेशो नहीं बताया तो इक्वल ही है, तो 6,500 विल बी द आंसर। अब 6,500 तो 2 के आंसर है। तो वो कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बानो, तो जो भी पेमेंट करते हैं ना पार्टनर, क्योंकि पार्टनर बियर कर रहा है, चारू हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम अमाउंट, तो चारू की गारंटी ली गई है, तो गारंटी देगा कौन? हमारे पास भानु और अनु देंगे, तो ये दोनों नॉमिनल रूल से डेबिट हो जाएंगे, तो आंसर विल बी बी, डेबिटेड बाय 6,500। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 10,000 shares of 10 each were forfeited for non-payment of final call of 3 and only 7,000 of these share were reissued at 11 per share as fully paid up, ठीक है, then what will be the minimum amount of the company must collect at the time of reissue of remaining 3,000?
तो मिनिमम अमाउंट का मतलब होता है जो पैसा हमें नहीं मिल पाया, मतलब जो पैसा हम रीइश्यू करेंगे। तो रिमेनिंग 3,000 का अगर हम निकालें वैल्यू, तो नॉन पेमेंट कितने का हुआ है, 3 का। तो मतलब नॉन पेमेंट मतलब मिनिमम रीइश्यू, और जो पेमेंट आ गया उसे क्या कहते हैं बेटा, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। तो 3,000 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं जल्दी जल्दी फास्टली वहां पर एग्जाम में टाइम को बचाकर एमसीक्यूज करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एमसीक्यूज में दोगे ना बच्चों तो लॉन्ग क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल बैलेंस दे रखा है एसपीआर का 8 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एज बोनस शेयर and use the balance to write off the issue of debenture of 2 lakh, 9% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at 5. The amount to be charged to statement of P&L for loss of debenture will be, तो हमारे पास जो डिबेंचर्स थे वो 2 लाख के थे और 100 के अकॉर्डिंग, तो 2 लाख और 100 और मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये हो गए हमारे 2 करोड़। 2 करोड़ का अगर आप डिस्काउंट करोगे तो ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 20 लाख का हो गया हमारा क्या, 20 लाख का अमाउंट हो गया हमारा जो डिस्काउंट हुआ है हमारी फेस वैल्यू पे। अच्छा, रिडीम किया है 5%, तो 2 करोड़ का अगर हम 5% करें तो यहाँ पर 5% करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। 2 करोड़ का अगर हम 5% करते हैं तो यहाँ हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 10, तो इसको मिलाओ तो ये हो गया बेटा हमारा 10 लाख। 10 लाख और इन दोनों को ऐड के टोटल लॉस हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 30 लाख का टोटल लॉस। 30 लाख का टोटल लॉस। अब इस 30 लाख में हमारे पास एसपीआर में कितने पड़े हैं, 8 लाख। जब 8 लाख हमारे एसपीआर में हम पे पड़े हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कितने देंगे, वो है हमारे 22 लाख। 22 लाख हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे लॉस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमारे पास 3 पार्टनर है एबीसी और उनका रेशियो है 4:3:2, डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉस 2:3:4, मतलब चेंज इन प्रॉफिट का क्वेश्चन है। और WCR में हमारे पास रिजर्व में है 65 और क्लेम किया था पता नहीं कितना, बताया नहीं है क्लेम कितना हुआ है, लेकिन क्लेम करने के बाद फॉर विच बी शेयर ऑफ लॉस 5,000 है बी का लॉस। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन विल बी, तो ये ओल्ड रेशो से ही सिंप्लीफाई होगा। एबीसी अगर 5,000 का टोटल पूरा लॉस है और किसका बी का लॉस है, तो बी का हिस्सा कितना है, 4 5 6 7 8 9, 3/9 बी का हिस्सा है। तो 3/9 जब 5,000 के बराबर है तो 5,000 इंटू 9/3, तो यहाँ हो गया हमारा 3, तो 15,000 का हमारा लॉस हो गया। जब 15,000 का लॉस हो गया बेटा तो हमारे पास क्लेम कितने का हुआ होगा, 80,000 का। कैसे, 65 का रिजर्व, 15 ऐड कर दो, अगर 80,000 का हमारा लॉस क्लेम होगा तभी तो रिजर्व कम पड़ जाएगा, तो 15,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आंसर होगा डी 80,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है एबीसी 3 पार्टनर है। ए यूज 2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर पार्टनर एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 35,000। फर्म ने 2 लाख रुपए फर्म के यूज करे ए ने और उससे 35,000 रुपए कमाए। विच डिसीजन शुड बी टेकन टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। याद रखना, अगर किसी पैसे से, फर्म के पैसे से पार्टनर कमाते हैं तो वो पैसा मिलाकर फर्म को रिटर्न करना होगा। ए नीड टू रिटर्न 235, और यही काम लॉस का हो जाता तो फर्म को पूरे 2 लाख देने पड़ते, वो पार्टनर को पूरे 2 लाख देने पड़ते फर्म को, क्योंकि फर्म कभी भी लॉस बियर नहीं करता।
आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ना तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आता, ना करेंट अकाउंट में, ना ड्रॉइंग्स अकाउंट में। इसका आंसर होगा हमारा सी, और वो होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट के नाम से लोन अकाउंट में दिखाया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनका रेशो है 3:2। सी नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 शेयर से। कैपिटल है इसका 30 और 10, नहीं प्रीमियम है गुडविल इसकी 30 और 10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलवा रहा है, तो जब 30 और 10 से तो समझ में आ गया कि ऐसा रेशो 3:1 है। तो इस 1/4 के अंदर, इस 1/4 के अंदर 3/4 पार्ट तो हमारे ए का सेक्रीफाइस हो गया, और इस 1/4 के अंदर 1/4 हमारे बी का सेक्रीफाइस हो गया। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो है हमारा 3/5, सेक्रीफाइसिंग अगर हम देखेंगे तो 3/16 है। एलसीएम लिया 80, 80 को 5 से किया 16, और 16 3 जा ये आ गया हमारा 48, माइनस करेंगे 5 3 जा 15, 48 में से 15 गया 333। पहला ऑप्शन देख लिया तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। बैटमैन अ पार्टनर इन अ फर्म विद 4 पार्टनर एडवांस अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म फॉर द लास्ट 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीगेट। ही क्लेम एन इंटरेस्ट ऑफ 3,000 डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर। जब भी कभी लॉस हो जाए तो कोई भी पेमेंट नहीं देना होता है फर्म को, कुछ भी बियर नहीं करेगी फर्म आईओडी के अलावा। बच्चों अगर लॉस है तो ये एजर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 वुड अप्लाई। बिल्कुल सही बात है, एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड अप्लाई करता है। तो यहाँ पर रीजन सही है बट एजर्शन रॉन्ग है। एजर्शन इज इनकरेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट। तो डी विल बी द आंसर। बहुत ध्यान से आंसर लगाना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 3:1। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेशियो। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे रेशियो को डिक्रीज करेगी? तो रेशियो को डिक्रीज क्या करेगा? रेशियो है हमारा, मान लो 3 लाख और 1 लाख है, मतलब 3:1 कह रहा है ना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर आप इश्यू करते हो इक्विटी तो यहाँ पर हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी। मान लो आपने 2 लाख की इक्विटी इशू करी तो 2 लाख की इक्विटी बढ़ जाएगी, तो 3 लाख की इशू इक्विटी हो जाएगी, तो 1:1 रह जाएगा और 3:1 डिक्रीज है। तो डी विल बी द आंसर। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा अगर आप डिबेंचर इशू करोगे तो आपका ऊपर का न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर इंक्रीज का होगा। वेंडर वाला इसमें तो कोई फ्लो ही नहीं होता, और क्रेडिट में परचेज किया है गुड्स तो इसका डेब्ट और इक्विटी पे कोई असर नहीं है, तो इसका डी आंसर होगा। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन नो फ्लो, बिल्कुल सही। डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो। याद रखना, डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो आपके जो डिबेंचर्स है वो इनफ्लो, मतलब आपका आंसर, मतलब डिबेंचर्स आपके बढ़ेंगे। ठीक है, कोलेटरल में आपने डिबेंचर इशू कराया तो स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट दोनों ही सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी will result in inflow of cash. Inflow of cash. तो यहां पर हमारा इनफ्लो ऑफ कैश होगा कि नहीं? होगा। अगर आप इनफ्लो करोगे, डिबेंचर इशू करोगे तो आपके पास डिबेंचर बढ़ जाएगा बच्चों। तो डिबेंचर जब बढ़ जाएगा तो हमें क्या करना है? इनफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर
अगर हमारे बोनस शेयर हमने इशू करे हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बोनस शेयर कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड करता है हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैंक का लोन है, 1 लाख का लोन है, फिर हो गया, तो इसका मतलब आपने रिडीम किया है 1 लाख का लोन, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकलवा रहा है। डिबेंचर आपने रेस किए हैं तो 3 लाख का आपका इशू हो गया। 10% बैंक का लोन आपने पे किया था 1 तारीख को ही, तो मतलब यहीं पर ही अगर आपने रिडीम कर दिया तो इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड भी यहाँ नहीं आता। प्रपोज डिविडेंड 20,000 का है तो 20,000 आएगा, क्योंकि 50 में केवल 20,000 अप्रूव हुए हैं, तो 20,000 यहाँ पर लेस हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2 लाख, और 2 लाख में से 20,000 गए तो आंसर हो गया डी, मतलब 1,80,000। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, फॉर्मेट पता होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो कभी भी गलती होगी ही नहीं बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द आइटम एंड हेड एंड सब हेड बताना है आपको। द आइटम अंडर हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है 3 नंबर का, इसे नहीं अटेंड करेंगे। वैसे अगर आ गया है तो बता देती हूँ। लूज टूल्स इन्वेंट्री में आता है। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये हमारे प्रोविजंस, ये हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं। कैपिटल एडवांसेस, ये हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आते हैं। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स में आते हैं। प्रीपेड हो गया हमारा नॉन करेंट, करेंट एसेट्स में अदर करेंट एसेट्स। शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, ये हमारे आ जाएंगे शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, ये आएंगे हमारे नॉन करेंट एसेट्स में, ठीक है। तो शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी ये हमारे नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएंगे। ये हमारा आज का टर्म हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, वो गलत क्वेश्चन है। फ्रीडम टू चूज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिफर्स टू विच लिमिटेशन, यहाँ पर किस लिमिटेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं होगा, क्वालिटी इग्नोर नहीं होगा, इग्नोर प्राइस लेवल नहीं, ये होगा नॉट फ्री फ्रॉम बायस। कोई भी चीज का अगर फ्रीडम है तो हमें साथ कोई बायसनेस नहीं है, तो यहाँ पर कौन से लिमिटेशन की बात हो गई, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। मतलब अगर हम अपने मन से कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड चूज करेंगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं हम बायसनेस की ही बात कर रहे हैं, अगर हम अपने साइड से मेथड चूज करवा रहे हैं तो। विच शेयर होल्डर हैज द राइट टू रिसीव द एरियर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, रिसीव द मतलब फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट, कौन सा ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास राइट है टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट, तो आंसर होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये आपको याद करने से ही आएगा, याद कर लेना इसको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल, जो टाइम पर रिडीम हो जाए, जो इसका ऑपोजिट कर दो नॉन क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिव, जो कंपनी के वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं वो। कंपनी ने इशू करे हैं 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ टैनिश एट पार पेबल, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 1 per share. Application was received for 10,000. Allotment was made pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? तो यहाँ पर हमें टेबल बनानी पड़ेगी। 10,000 का हमारा है और 4,000 के हमारे अलॉटमेंट है। कंपनी ने प्रोराटा करा है, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन मनी रिसीव निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। शेयर कैपिटल में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12,000। 30 में से 12 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 18,000। अब 18,000 की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट की कॉल में वैल्यू कितनी होगी, तो 4,000 इंटू 2, 4,000 इंटू 2, अगर हम यहाँ पर 10,000 लिख रहे हैं और यहाँ पर बच्चों हम 4,000 लिख रहे हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके 30,000 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से 12,000 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके वैल्यू आ रही है हमारी 18,000। 18,000 तक की जगह है, ये चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, केवल 8,000 तक की जगह है। तो 8,000 में वो कह रहे हैं कि हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में 8,000 तक की वैल्यू आ गई और
हमारे पास वैल्यू 8 है, तो आंसर क्या आएगा इसका? नील आएगा, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट हमारा एक्सेस मनी में ही एडजस्ट हो गए। नहीं तो आप दोबारा देख लो, एक्सेस मनी हमारे पास 10 है, हमने कितने ऑफर किए थे? 4, इसको मल्टीप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में 30,000 आ गया, फिर इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, 30 में से 12 गए, 18 आना चाहिए। लेकिन अलॉटमेंट में हम कितने लिख सकते हैं? केवल 4000 इंटू 2 मतलब 8000 लिखेंगे। 8000 के 8000 यही रिसीव हो गए, तो आंसर होगा नील। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एबीसी हमारे 3 पार्टनर हैं, 50,000 का उनका शेयर इशू हुआ है, 10 डिबेंचर इशू हुआ है, 8% एट द रेट ऑफ 10 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। रेट बताया नहीं है, लेकिन रिडीम पे प्रीमियम बता रखा है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो हमारे 5 लाख हो गए, उस पर 10% लगाओगे तो 50,000 रिडीम पे प्रीमियम हो गया, मतलब लॉस हो गया हमारा टोटल 50,000 का। 10,000 अगर हम एडजस्ट कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो सिक्योरिटी से हमने दिए होंगे 40,000। 5 लाख का कितना परसेंट कर लें? 5 लाख का कितना परसेंट कर दें कि आंसर हमारा आ जाए कितना? 40,000। तो यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई 5,000, द आंसर विल बी 8%। तो आंसर हो जाएगा इसका A। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B 2 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट दे रखा है 3:2, कैपिटल है 6,04,000, एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, A इज एंटाइटल टू रेंट 10,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 3 लाख का। अगर हम आईओसी निकालें तो 6 लाख का 10% 60,000, 4 लाख का 10% 40,000, दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया और हमें कुछ और नहीं दे रखा है, तो यहाँ हमारी वैल्यू हो जाएगी तो 10,000 पर मंथ, और नेट प्रॉफिट अर्न इतना दे रखा है 3 लाख, इसमें से 1 लाख चला गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 लाख की। और बी का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 2 लाख में बी का हिस्सा होगा 2/5, 40 मतलब 80,000, मतलब ए विल बी द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वेश, श्री निकेतन एंड श्रीनिवास 3 पार्टनर है, 532। श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 1,50,000। व्हाट विल बी द सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट? और अगर किसी भी पार्टनर का शेयर 1.5 लाख है और उसका जो हिस्सा दे रखा है श्री निकेतन का वो है 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 3/10 अगर 1.5 लाख के बराबर है तो सारा हिस्सा 10/3 के बराबर होगा, मतलब 50,000 इंटू 10 मतलब 5 लाख। अगर 5 लाख की बात करें तो हमारे सर्वेश का हिस्सा कितना होगा? वो होगा 5/10, तो आंसर होगा डी, 2.5 लाख। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब ESOP इज ऑब्लिगेशन टू बाय एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन द फ्यूचर डेट, obligation to buy share at an unknown price on future date, obligation to buy share at a known price on future date, obligation to buy share at a predetermined price on a future date। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वैसे ESOP होता क्या है? ये एक ऐसे प्रीडिटरमाइंड प्राइस होता है जिनको हम पे करते हैं एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ऑब्लिगेशन टू बाय शेयर एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ऑब्लिगेशन टू बाय शेयर एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन द फ्यूचर डेट। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो होगा हमारा A लिमिटेड issued 50,000 6% डिबेंचर of 100 each at a discount of 4% redeemable at certain rate of premium. Existing balance in security premium before issuing these debentures are 1,50,000. Loss was immediately write off. 3 lakh was charged to statement of P&L. At what rate the premium these amount was redeemable? आसान है, हमारे पास 5 लाख के डिबेंचर्स है, 50,000
इंटू 2 जीरो करेंगे, 50 लाख के डिबेंचर्स हैं और रिडीम किया है, इशू किया है डिस्काउंट पे 4%, तो इनको हमने डिस्काउंट निकाल लिया, तो ये हो गया 2 लाख। और रिडीम एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, लेकिन रिडीम पे प्रीमियम नहीं बताया है। एग्जिस्टिंग बैलेंस हम पे 1,50,000 का है सिक्योरिटी में, और लॉस हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से एडजस्ट किया है 3 लाख का। तो इसका मतलब हमने एग्जिस्टिंग बैलेंस सिक्योरिटी का पूरा खत्म करके फिर 3 लाख और चार्ज करे, मतलब हम पे टोटल 4.5 लाख का लॉस हो गया, और 2 लाख का हमारा डिस्काउंट का लॉस था। तो रिडीम पे हमारी प्रीमियम हो गई 2,50,000 की, रिडीम पे हमारी प्रीमियम हो गई 2,50,000 की। अब हमने क्या करना है, अगर हमने आगे का करना है, 2,50,000 पे हमारी रिडीम पे प्रीमियम हो गई, तो अगर रिडीम पे प्रीमियम हमारी 2,50,000 आ रही है, इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई ना कोई एक परसेंटेज लगाई होगी जिससे हमारा आंसर 2,50,000 आ जाए। लगाई वो वैल्यू हमने फेस वैल्यू पे ही होगी, तो 50 लाख का कितना परसेंट आप एडजस्ट कर दो कि 2.5 लाख की वैल्यू आ जाए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यहाँ पर आपने 50,000 को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया आपका 5%। मतलब अगर 2.5 लाख आप यहाँ से निकालते हो तो 2.5 लाख का आपके पास वो लॉस, यहाँ निकाला 2 लाख का आपका वो लॉस, 4.5 लाख हो गया। 2 लाख आपने स्टेटमेंट, 4.5 का 1.5 लाख का आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से दिया, बाकी 3 लाख का स्टेटमेंट ऑफ P&L से, 1.5 लाख उससे, तो आंसर हो गया 5%। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन इशूड प्राइस, ईदर ऑन इशू प्राइस और नॉमिनल प्राइस और नन ऑफ द एबव। तो हमेशा फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट लगती है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और वो है हमारा व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्रेडिट में पूछता तो क्या लिखते, क्रेडिट में पूछता तो हम लिखते परसेंटेज डिबेंचर विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख, रिजर्व दे रखा है 10 लाख, डिबेंचर 10 लाख के, करेंट लायबिलिटी 6 लाख। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है हमको, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट है हमारे पास 10 लाख की, इक्विटी निकाल लेते हैं तो 30 लाख और 10 लाख 40 लाख की हम पे इक्विटी आ गई। 3 0 3 0 2 2 1 1, तो ये हो गया हमारा 0.25 रेशो 1, 0.25 रेशो 1, आंसर हो गया सी। What does a cash flow arise? Inflow and outflow of cash is known as cash flow. It arises when cash inflows or cash outflows. 10 lakh paid as dividend by a mutual fund company is classified under which activity while preparing the cash flow statement? तो अगर डिविडेंड की बात कर रहे हैं और वैसे भी म्यूचुअल फंड मतलब फाइनेंशियल कंपनी है, तो यहाँ पर इसका आंसर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा सी। याद रखना, जब भी फाइनेंसिंग कंपनी होगी, फाइनेंशियल कंपनी होगी, तो आंसर हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट दे आर नॉट द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। करेंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1.2:1। State giving reason whether the BR endorsed to creditor will improve, reduce or not alter। तो यहाँ पर improve हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब भी अगर मान लो मैं इसको एक वैल्यू देती हूँ 12,000 और इसको वैल्यू दे देती हूँ 10,000, तो ये 3 0 1.5 1.2 रेशियो बना जाएगा, है ना। तो अगर हमने BR एंडोर्स किया है टू क्रेडिटर, तो यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे और हमारे यहाँ पर करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। 2-2 हजार बढ़ा के देख लेते हैं, 14,000 यहाँ पर हो गए और 12,000 यहाँ पर।
30 अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो 1 पॉइंट, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 7। सिंप्लीफाई करूंगी तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 को 7 से सिंप्लीफाई, 1 जा 6 और ये पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 6 1 जा एंडोर्स टू क्रेडिटर, बी आर एंडोर्स, अगर बी आर आपने दे दिया कम हो जाएगा। 12,000 में अगर आपने एंडोर्स करा दिया 2,000 तो बी आर कम, और यहाँ पर आपने क्रेडिटर भी कम कर दिए, मतलब 10,000 के मान लो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर भी 2,000 कम हो गए है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 8,000। 30 उसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 और ये 5, तो ये 4 को जब आप 5 से सिंप्लीफाई करोगे, 4th 1 लगा के आपने यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 2 जा 8 फिर 2 बढ़ाया तो 1.24, तो रेशो विल इम्प्रूव, तो आंसर होगा इम्प्रूव। तो आंसर क्या होगा? इम्प्रूव। इस तरीके से बच्चों हमने हमारे सारे एमसीक्यूज कवर कर दिए। 60 एमसीक्यूज की ये पीडीएफ थी। पीडीएफ मैं अपने इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी, तो अगर किसी को बाद में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए हो तो वो इंस्टाग्राम आईडी से उठाएंगे। महाजन ईशा नाम से मेरी इंस्टा पे आईडी है, आप वहाँ से पूरा पीडीएफ उठा सकते हैं। प्रीवियस भी मैंने जो प्रैक्टिस पेपर कराया था ना, उसका प्रैक्टिस पेपर का पीडीएफ इंस्टा पे मैंने अपलोड किया था, आप वहाँ से क्वेश्चंस उठा सकते हैं। इस एमसीक्यूज की अच्छी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की वैरायटी कुछ इसी तरीके से होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फ्रेंड्स में बहुत सारा शेयरिंग करेंगे इस वीडियो की, ताकि काफ़ी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर बहुत सारा करो। बाय बाय।